हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो एटॉमिक मॉडल की हम स्टडी करते हैं, तीन बेसिक मॉडल हैं। एक थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, सेकंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है और थर्ड बोर्स मॉडल ऑफ एटम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला मॉडल है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम एक जनरल ओवरव्यू इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका ले लेते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम 1898 में दिया गया था। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम प्लम पडिंग मॉडल या फिर रेजिन पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल ही बोलते हैं। ठीक, इन्हें बताया था जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में आपने देखा होगा कि रेडिश पार्ट होता है और इसमें ब्लैक कलर की सीड्स एम्बेडेड होते हैं। तो जे थॉमसन ने बताया कि भाई जो रेड कलर का स्फीयर है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ब्लैक कलर के सीड इसमें एम्बेडेड हैं वो उनको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, यानी कि उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड बताया कि पूरे वॉल्यूम में फैला रहता पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। द मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्प्रेड ओवर द एटम, जबकि फर्दर स्टडी हुई उससे फिर पता चला कि भाई ऐसा नहीं होता है। इट इज ए स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट टेल अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज की डेट में पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है, लेकिन इन्होंने इसके बारे कुछ भी नहीं बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्या, किस तरीके से, ऐसा कुछ भी इनके थ्योरी में देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, तो ये आपको बेसिक एक तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम किस किस नेम से जानते हैं और इसके ड्रॉबैक क्या हैं, ये बस आपको ध्यान रखना है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, अब जे थॉमसन की स्टडी हुई, इसके बाद फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। उनने क्या किया, स्टडी करने के लिए बहुत ही थिन फॉइल गोल्ड की लिया। ठीक, और इसमें उनने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। ठीक, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट बनाया और यहाँ पर फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी। ठीक, जैसे जिंक सल्फाइड होता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं, जिनमें जब कोई चार्ज पार्टिकल आके हीट होता है, कोई रे आके हीट होती है तो वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई और जब वो गोल्ड फॉइल में जाके हीट हुए, तो हमें बेसिकली तीन ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिले। ठीक, एक क्या कि कुछ अल्फा रेस सीधी अपने पाथ से निकल गई। इस तरीके से उन्हें तीन ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिले। कुछ अल्फा रेस अपने पाथ से देखिए सीधी निकल रही हैं, कुछ अल्फा रेस क्या हुई, अपने पाथ से डेविएट हुई है, देखिए अपने पाथ से डेविएट हो रही है। ठीक, और कुछ अल्फा रेस क्या होगी, वापस जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। इस तरीके से तीन ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिले। अब ये जो फर्स्ट जिसमें कि अल्फा रेस सीधी पास हो गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, राइट, तो ये बात इंडिकेट करती है कि जो एटम होता है उसमें सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक, एम्प्टी स्पेस होता है एटम में, इसके बारे में हमें पता चलता है। कुछ अल्फा रेस जो होती हैं अपने पाथ से डेविएट हो गई और जनरली देखा गया कि वही अल्फा रेस डेविएट हुई जो कि न्यूक्लियस के पास से निकल रही हैं। अब अल्फा रेस की जो प्रॉपर्टी होती है उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अपन को पता है सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज था उसने अल्फा
रेस में जिनमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल किए, जिससे ये अपने पाथ से डेविएट हो गए। इस बात से हमें पता चल गया कि एटम के सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे अपन ने बोला न्यूक्लियस, राइट। अब थर्ड जो है, इसमें क्या हुआ कि जो रेस जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ में वापस से चली गई, जो इस बात को बताता है कि यहां पर भी कोई पॉजिटिव हार्ड स्फीयर है, ठीक। और क्योंकि जो वापस आने वाली जो रेज हैं, रिफ्लेक्ट होने वाली जो रेज हैं, उनकी नंबर बहुत कम थी, तो इससे हमें ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये बात समझ आई। अब अपन नेक्स्ट यहां पर समझ लेते हैं कि जे थॉमसन के बाद कौन आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बेसिकली जाना जाता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। अब न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन की नंबर के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो था एटॉमिक नंबर, ठीक। और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिससे मास नंबर डिसाइड होता है, ठीक। अब यहां पर हमने आपको बताया एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है मास नंबर, ठीक। इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे कार्बन है तो इसका जो एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6, एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखा जाए, और इसका जो मास नंबर होता है वो 12, समटाइम्स यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक। इस पैटर्न में रिप्रेजेंट किए जाते हैं एलिमेंट्स का मास नंबर यहाँ पर और एटॉमिक नंबर यहाँ पर। एटॉमिक नंबर को Z से और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब जो रदरफोर्ड मॉडल थे उसके ड्रॉबैक थे, क्या ड्रॉबैक थे उन्हें आपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता। उस टाइम एक कॉन्सेप्ट आया, मैक्सवेल ने दिया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, सराउंडिंग में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल, उनमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। अब मैक्सवेल ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। अब अगर एनर्जी लूज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वो जो सेल है यानी कि एनर्जी लेवल है वो उसे चेंज कर रहे होंगे, और इस तरीके से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ठीक। अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एटम तो फिर अनस्टेबल हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैक्सवेल ने पूछा भाई ऐसा क्यों कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी को लूज करते करते न्यूक्लियस में आगे गिर क्यों नहीं जाता और एटम क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हो जाता, ठीक। तो रदरफोर्ड जब इस बात को नहीं बता पाए तो ये फेल हो गया मॉडल। सेकेंड इनकी ड्रॉबैक थी, इफ द इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली तो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली लूज कर रहा है तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, बट द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसीज, मतलब हमें डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलता है। ये क्या होते हैं अभी हम समझते हैं। Hence the loss of energy by electron is not continuous in an atom, ठीक है। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली लूज नहीं करता, ठीक। वो एनर्जी को तभी लूज या गेन करता है जब वो अपनी एनर्जी लेवल अपनी सेल को चेंज करता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड ड्रॉबैक था इसका, तो
थर्ड ड्रॉबैक में क्या था, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को नहीं बता पाता। रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है बॉन्ड सक्सेसफुली, ठीक, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। उन्हें ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। इससे सेंटर में सन होता है, सराउंडिंग में डिफरेंट स्टार्स होते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, ठीक। सभी प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। सेम ऐसे एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, न्यूक्लियस इक्विवेलेंट टू हो गया सन के। इस तरीके से इन्हें बताया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं समझ पाए। हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड, एंड व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी एनर्जी क्या होती है, इस बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक। अब बात आ गई बोर्स मॉडल ऑफ एटम। काफी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया था ये मॉडल। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे। टू डेवलपमेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और वो दो कॉन्सेप्ट क्या क्या थे। पहला था डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल कैरेक्टर, एक पार्टिकल कैरेक्टर और एक वेव नेचर को एक्सप्लेन किया, इसे कंसिडर किया उन्होंने। Experimental result regarding atomic spectra which can be explained only by assuming quantized electronic energy level in atom, ठीक। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटर तरीके से जब हम जो एनर्जी है उसको क्वांटाइज्ड फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ठीक। अब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके वेव नेचर के बारे में हमें क्या कैसे पता चलता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं। और सेकंड बात है दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स विद ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो जैसे कि आपके जो वेव है, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक वेव होगी, तो जो इलेक्ट्रिक वेव होती है वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक, एक्सेस बस अलग अलग होते हैं मूवमेंट। ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उन्हें हम समझ लेते हैं, जैसे कि वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव को हम कंसीडर करते हैं, ठीक, इस तरीके से वेव को ड्रॉ किया जाएगा ऐसे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक, और ये होते हैं ट्रफ। तो दो कॉन्सिक्वेंट क्रस्ट के बीच की लेंथ को हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट मीटर सेंटीमीटर लेंथ की, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, जो उतनी भी यूनिट होती है लेंथ की वो होती है। फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में जितनी वेव पास होती है, नंबर ऑफ वेव्स, उन्हें हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसे न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेलोसिटी को भी, या लाइट की वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। वेव नंबर जो होता है न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल टू 1/λ, ठीक। और एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये हाइट ऑफ द वेव, जिसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने हैं। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो होते हैं, एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम कब ऑब्टेन होता है हमें, जैसे कि सपोज हम वाइट लाइट है, वाइट लाइट के सोर्स, पहले वाइट लाइट को एक स्लाइड से पास कराएं, देन फिर प्रिज्म से पास कराएं,
तो वो 7 डिफरेंट कलर में वेवग्योर में स्प्रेड हो जाता है। ठीक, अब क्योंकि इनकी डिफरेंट कलर के बीच में एक सेपरेट लाइन नहीं होती है, ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, एकदम कंटिन्यूस हमें ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलता है कलर्स का। इस कारण से हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और क्योंकि इमिशन ऑफ द लाइट, लाइट के यहाँ पर जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, वो पर्टिकुलर सोर्स से इमिट हो रहा है, इस कारण से हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब सपोज हम यहाँ पर व्हाइट लाइट के सोर्स की जगह सपोज हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक, हाइड्रोजन बल्ब को इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किए, स्पार्क, जिससे इलेक्ट्रिक यहाँ लाइट जनरेट हुआ। हाइड्रोजन ने जब लाइट रिलीज किया तो उसे हमने स्लाइड से पास किया, देन प्रिज्म से पास किया। तो जब हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया तो हमने देखा यहाँ पर कि हमें इस तरीके से लाइन मिल रही है हमें स्पेक्ट्रम की, और यहाँ पर एकदम डार्क स्पेस है, ठीक, यहाँ पर भी डार्क है, यहाँ पर ये लाइन मिल गई, यहाँ पर पूरा डार्क है, इस तरीके से लाइन हमें मिल रही है, ठीक, एक पर्टिकुलर गैप के बाद। तो इस तरीके से इसे हम बोलते हैं लाइन गैप। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ हमें लाइन लाइन मिल रही है जबकि यहाँ पर कंटिन्यू मिल रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन, जब हम करंट पास कराएंगे, एनर्जी गेन करेगा और वो जंप करके फिर क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। और जब हायर एनर्जी लेवल से अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में आएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व की थी यहाँ से यहाँ जाने में, उसे वापस इमिट करेगा। दैट्स वाई इसे इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोल रहे हैं। और क्योंकि वो जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो वो पर्टिकुलर इसी एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक, यहाँ से अगर नेक्स्ट एनर्जी सेल से इधर आ रहा है तो वो उसकी एनर्जी को इमिट करेगा। इस कारण क्या है कि हमें अलग अलग एनर्जी की सिर्फ लाइंस मिलती हैं और उनके बीच में क्या होता है, जैसे ए एनर्जी लेवल है और ए वाला एनर्जी लेवल है, इन दोनों में क्या है, गैप है, ठीक। तो इस तरीके से हमें क्या होती है, सिर्फ लाइंस ऑब्टेन होती है। अब जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे हम व्हाइट लाइट लें और व्हाइट लाइट को पास कराएं किसी केमिकल कंपाउंड से, सपोज हमने NaCl से पास कराएं, ठीक, फिर जो इसमें से जो लाइट पास कराने के बाद उसे हम क्या करेंगे, प्रिज्म से पास कराएंगे। फिर यहाँ पर जब हमने स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया तो हमें क्या होगा, व्हाइट लाइट से 7 कलर्स मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 कलर्स नहीं मिलते, ठीक। यहाँ पर येलो जो कलर होता है वो गायब होता है, येलो कलर नहीं होता है इसमें, ठीक। अब येलो कलर कहाँ गया, येलो कलर एक्चुअल में यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि सोडियम को अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए जो एनर्जी लेवल की जरूरत होती है वो येलो रेंज की होती है, तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी रिमेनिंग को ट्रांसमिट कर देता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई, इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि बोर्स मॉडल के लिए यूज हुई, तो प्लांक्स ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे एनर्जी बंडल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें उन्हें क्वांटम बोला, ठीक। प्लांक्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इस कारण एक यहाँ पर क्या होता है, हमने बताया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो सबसे छोटी यूनिट होती है एनर्जी की, वो क्या है, क्वांटम है, ठीक। और उसकी एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है न्यू, ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी एनर्जी ऑफ क्वांटम उतनी ज़्यादा होगी। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है एच, जिसे हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक। और हमें पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो इस फॉर्मूला बन जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जनरली जब किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, जब कोई लाइट किसी मेटल सरफेस में आके हिट होती है, रेडिएशन आए, यहां पर हिट हुए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं मेटल सरफेस। अब क्योंकि यहां पर जो रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी होगी, अब इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि इन क्वांटम के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो कि इस
उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज हो जाती है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, अब बाकी रिमेनिंग एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस इलेक्ट्रॉन के पास होती है। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है, इन दोनों के सम के इक्वल होती है। ठीक, इसे हम इस तरीके से ध्यान रखना है। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट करके हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अपन को पता है जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। और हमें पता है एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एच न्यू के इक्वल होती है, तो यहाँ पर भी एच न्यू नॉट हो जाएगा। हम जनरली थ्रेशोल्ड एनर्जी को नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू नॉट लिख दिया। अब एच कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, इस तरीके। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा एच सी 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। ये फॉर्मूला और बन जाता है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक, थैंक यू।